नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और 13 जनवरी के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। और यहां पर हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की वो खबरें जो हमारे आने वाली सभी प्रकार की जो परीक्षाएं होती हैं हमारी, उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हमारा फोकस ज़्यादातर उन्हीं करंट अफेयर्स पे रहेगा। करंट अफेयर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना नहीं भूलना है। और हमेशा की तरह हम शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की, आज के विचारों के साथ। कि आज का जो विचार है वो आज के एक ऐसे व्यक्तित्व पर समर्पित है जिनका हमने बनाया है 12 जनवरी को युवा दिवस। और हमेशा युवा रहेंगे, युवाओं की सोच के अनुरूप इनके काम रहे, तो इनके वाक्य रहे हमेशा प्रेरित करते हैं हमें आदर्श, अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी तथा उच्च मानवीय मूल्य के बिना किसी का जीवन महान नहीं बन सकता। इसमें वो सब कुछ समाहित है जिसमें एक व्यक्ति के अंदर जो एक व्यक्तित्व होना चाहिए, जो हमारे आदर्श होने चाहिए। और जैसा हम एक सोचते हैं कि एक बोलते हैं ना, एक कंप्लीट मैन ऐसा होना चाहिए, कंप्लीट पर्सनालिटी ये होती है, तो उसके अंदर एक अपने आदर्श होने चाहिए, उसके अंदर अनुशासन होना। आप किसी भी सफल व्यक्तित्व को देख लो, उसके अंदर जो अनुशासन होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। अनुशासन, उसको स्वयं में नियंत्रण भी बहुत होता है, वो अपने आप की बहुत अनुशासित व्यक्ति होता है। आप सरदार पटेल को भी देखेंगे तो अपने आप में वो बहुत अनुशासित थे, उनका अनुशासन बहुत कठोर था। मर्यादा बहुत महत्वपूर्ण होती है। परिश्रम, बिना जीवन में परिश्रम के आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे आप जो भी कर लीजिए। ईमानदारी, स्वयं के प्रति ईमानदारी, लोगों के प्रति ईमानदारी, अपने कार्य के प्रति ईमानदारी, यह हमारी सभी जगह काम आती है। उच्च मानवीय मूल्य, हमारे मूल्य जो होने चाहिए बहुत ही उच्च कोटि के होने चाहिए, इसके बिना हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। और ये जिसके अंदर आ जाते हैं ये सभी गुण, क्योंकि एक दिन में नहीं आते, धीरे धीरे आते हैं। व्यक्तित्व का निर्माण एक बहुत बड़ी यात्रा होती है। कोई भी व्यक्तित्व एक दिन में नहीं बनता है, उसको बहुत लंबी एक जर्नी जीनी पड़ती है। हम सरदार पटेल के बारे में या किसी भी महान व्यक्तित्व के बारे में यदि आप उनकी बायोग्राफीज पढ़ते हैं, कभी पढ़िएगा कि उसकी जो शुरुआत होती है, आपने अभी 12th फेल मूवी देखी होगी। आज आप उन मनोज शर्मा से प्रेरित हो रहे हैं, लेकिन आप उन्हीं मनोज शर्मा को जब आप स्टार्टिंग के पहले पन्ने से पढ़ना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि वो कुछ नहीं थे, एक सामान्य से व्यक्ति थे, एक छात्र थे, युवा थे और बहुत असफल व्यक्ति थे। लेकिन उनको जो आज प्रेरित हो रहे हैं आप देख करके, आज जो उनका व्यक्तित्व आप देख रहे हैं, जिनसे आप इतनी ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं, वो कितनी लंबी यात्रा रही है उनकी, कितने लंबे समय के बाद, कितने संघर्षों के बाद उन्होंने आज ये एक अवसर पाया, एक दिन पाया है कि हम उनकी जो असफलताएं रही हैं और उसके बाद जो सफल हुए ना, असफलताओं में भी हम प्रेरित हो रहे हैं कि कितना असफल व्यक्ति थे लेकिन आज सफल हैं। तो ठीक इसी प्रकार से एक समय होता है, समय ही सब कुछ होता है। और वो समय आपका बनता है इन मूल्यों के साथ। आपके अंदर ये लक्षण हैं तो आप स्वाभाविक रूप से जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, इस मृत्यु लोक में सब कुछ पाया जा सकता है। बस हमारे अंदर उस चीज़ को पाने के लिए अंदर से एक बोलते हैं ना, आग होनी चाहिए। और आप युवा हैं, आपके अंदर वो आग है, वो कार्य करने की है। बस आपके अंदर एक क्या बोलते हैं, धैर्य आ जाए, उस धैर्य के साथ अपने कार्य पर लगे रहिए। इन वाक्यों को हल्के में मत दीजिए, इनको अपने जीवन का एक क्या कहिए सार बना लीजिए। 2024 में आज का जो पहला प्रश्न है, 2024 में बांग्लादेश के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला है? ठीक है, एक बार पार्टी नहीं पूछी जा सकती, लेकिन हम यहाँ पर पूछ लेते हैं। तो वो पार्टी है आवामी लीग, और जो हमें याद रखना है वो है शेख हसीना। ठीक है, कोई चेहरा नहीं बदला है। आपने प्रधानमंत्री जी के साथ साड़ी के पल्लू वाली फोटो देखी होगी, वही है। 5वीं बार बांग्लादेश की पीएम के रूप में शपथ लिया है इन्होंने, और ये देश की वहाँ की 5वीं बार प्रधानमंत्री बनेगी। और 2009 से ये सत्ता में है शेख हसीना, ये उनका 8वां कार्यकाल होगा। और 5वीं बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ इन्होंने क्या, जो अभी एक चीज़ विवादों में वहाँ की जो बनी हुई है, वहाँ पे जो मतदान हुआ है वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है। मतलब वहाँ पे जब से लोकतंत्र की 1991 के बाद बहाली हुई है, उसके बाद ये दूसरा सबसे कम मतदान था। उसके पहले 96 में वहाँ पे काफ़ी कम मतदान हुआ था। और ठीक है, और कुछ जो वहाँ की विपक्षी पार्टी है एक, उसने वहाँ पर क्या किया, चुनाव का बहिष्कार भी किया है, जिसकी वजह से अभी हो सकता है कुछ अड़चने हो। लेकिन वहाँ की क्या पॉलिटिक्स है, हमें उससे अभी क्या बोलते हैं ना, उससे सरोकार नहीं है। हमें ये ध्यान रखना, शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री हैं। और राजधानी बांग्लादेश की ढाका है, मुद्रा वहाँ की टका है, अध्यक्ष वहाँ के मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू हैं, प्रधानमंत्री जो होगी वर्तमान में शेख हसीना होगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभी क्या हुआ है कि CNN न्यूज है 18 है, इसके द्वारा उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए किसे इंडियन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी हमारे इसरो को। और इसरो ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की इस साल। चंद्रयान 3 में
लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब उसी की वजह से, क्योंकि इसमें कई व्यक्तित्व भी थे और पर्सनालिटीज़ भी थी बहुत सारी, लेकिन इसरो को एक पर्सनालिटी माना गया और उसको ये सम्मान दिया गया। तो हमारे देश के जो केंद्रीय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं और कार्मिक लोक प्रशासन मंत्री भी हैं, परमाणु ऊर्जा अंतरिक्ष विभाग भी इनके पास है। और वो कौन है? वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। लगातार दूसरी बार जो टर्म है इसमें भी यही रहे हैं। तो इन्होंने ये पुरस्कार दिया है। ये प्राइवेट चैनल है, न्यूज़ चैनल है, उसके वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे दिया गया था। और ये पुरस्कार और किसी ने नहीं लिया है। ये पुरस्कार हमारे जो इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ, उन और साथ में चंद्र-3 जो ये परियोजना थी उसके निर्देशक हैं पी वीर मुथवेल, इन्होंने ये पुरस्कार लिया है। और पुरस्कार पाना स्वाभाविक है क्योंकि इसरो ने हमें एक गर्व करने का बहुत बड़ा अवसर दिया है। और 2023 में इसरो की जो उपलब्धियां हैं बहुत सारी हैं। साथ में पहला देश हमारा है भारत है, जिसने दक्षिणी ध्रुव पर क्या किया है, चंद्रयान-3 सफल लैंडिंग किया, सॉफ्ट लैंडिंग किया है दक्षिणी ध्रुव पर। और ये पूरी तरह से न केवल स्वदेशी था, लेकिन इसका बजट भी इतना कम था, लगभग 600 करोड़ रुपए का बजट था। सामान्य सी एक लागत पे ये यहाँ तक पहुँचे हैं। और स्टार्टअप्स पे भी क्या कहते हैं, हमारा जो अंतरिक्ष विभाग है बहुत अच्छा काम कर रहा है। और अभी इन्होंने लगभग 190 निजी जो अंतरिक्ष स्टार्टअप्स हैं उनको क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है। यानी हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी स्टार्टअप्स तैयार कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर को भी हमने क्या किया है, इसमें साथ में लेके हम वर्तमान में चल रहे हैं। आगे इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स आपको हमने पीडीएफ में डाल दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। एग्जाम गुरु जी का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दी जाती है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा मंत्रालय हर साल राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन करता है? तो ये कोई और मंत्रालय नहीं है, हमारा ही मंत्रालय है। युवा मामले और खेल मंत्रालय जो होता है वो इसका आयोजन करता है। और इस बार जो है 27वां यूथ फेस्टिवल मनाया जा रहा था। आपसे पूछा जाएगा कहाँ मनाया जा रहा था, तो ध्यान में रखना ये नासिक में मनाया जा रहा था। मन की बात, यह अभी कोई एक क्या कहते हैं कि ऑडियो भी प्रधानमंत्री ने रिलीज किया है। नासिक में वहाँ ने पूजा भी की है। मुंबई में उनका एक कार्यक्रम था, वहाँ पर नासिक में 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया इन्होंने और देश के युवाओं को संबोधित किया है। लेकिन थीम याद रखनी इस बार था माई भारत विकसित भारत 2047 का सरकार टारगेट लेके चल रही है। जब भारत 100 वर्षों का हो जाएगा तो जो आज का युवा है उस समय पर देश के लिए बहुत बड़ा योगदान देगा, देश को आगे बढ़ाने में। शुरुआत कब से हुई थी राष्ट्रीय युवा महोत्सव की? इसकी शुरुआत जो हुई थी 1995 1995 से हुई थी। और ये जो है एक तरह से आप ये कहिए कि हमारे जो युवाओं को जोड़ने वाला प्रोग्राम होता है। तो इसमें जो भी युवाओं से जुड़े हुए संस्थान होते हैं, जैसे आपका नेहरू युवा केंद्र होता है, राष्ट्रीय सेवा योजना जिसे हम NSS कहते हैं, NVKIC कहते हैं, ये इसका संचालन करते हैं। और साथ में ये पूरा का पूरा जो आयोजन होता है वो राज्य सरकार के सहयोग के साथ जो हमारे यहाँ का युवा खेल मंत्रालय होता है उसके द्वारा किया जाता है। आपसे कभी भी पूछा जाए, ये पूरा का पूरा जो आयोजन होगा ये 12 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी तक चलेगा। यानी ये जो सप्ताह होगा ये राष्ट्रीय युवा सप्ताह माना जाएगा, ठीक है, के रूप में मनाया जाएगा। और तो ये था 27वां क्या था, युवा महोत्सव। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी CREA के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची है। इसमें कौन सा शहर सबसे शीर्ष में यानी टॉप पे है? तो वो कोई और नहीं है, बर्नीहाट मेघालय है। एक बार पढ़ने के बाद थोड़ा झटका लगा था कि इतना प्रदूषित शहर हमारा नॉर्थ ईस्ट में कैसे हो सकता है, मेघालय में, जबकि सबसे क्लीनेस्ट है। तो कुछ ना कुछ वहाँ कमियां होंगी जिसकी वजह से वो है। तो 10 जनवरी 2024 को थिंक टैंक फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी CREA के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें भारत के जो सबसे प्रदूषित शहर हैं उनकी सूची है। यहाँ पे क्या CREA जो 75% से अधिक दिनों तक वायु उपलब्धता जो होती है, ठीक है, वहाँ पे एयर जो होता है उसको वो लोग उसका डेटा इकट्ठा करते हैं 75% से अधिक दिनों के लिए, ठीक है। तो उन्होंने लगभग 227 शहरों का अध्ययन किया था। और इन शहरों में क्या था कि इन शहरों में से जो 85 थे उनको जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है उसके तहत सम्मिलित किया गया और जो इसका PM10 सांता होती है उसके आधार पर नापा गया और उसके बाद ये लिस्ट तैयार की गई। तो पहले नंबर पे मेघालय का शहर है, दूसरे और तीसरे नंबर पे बिहार का बेगूसराय है और इसके बाद उत्तर प्रदेश का जो ग्रेटर नोएडा है ये यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा क्रम है। ग्रेटर नोएडा दिल्ली से लगा हुआ है और दिल्ली जो है 8वें स्थान पर है। NCR में आता है ग्रेटर नोएडा। और जो सबसे कम जहाँ पे सांता की गई है वो है असम का सिलचर। और सबसे टॉप 50 प्रदूषित शहरों में सबसे ज़्यादा जो शहर है वर्तमान में 18 बिहार के हैं, 8 हरियाणा के, हरियाणा का एक तो गुड़गांव भी वहीं पे आ जाता है, पलवल, फरीदाबाद ये सब वहाँ आ जाता है, तो 3-4 शहर तो उसके वहीं आ जाते हैं। फिर इसके बाद 8 राजस्थान के हैं। बात करी जाए NCP की तो इसको 2019 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा
पूरे देश में वायु की जो प्रदूषण की समस्या है, इससे निपटने के लिए इसको क्या किया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बारे में और डिटेल हमने पीडीएफ में डाल दी है, उसको आप वहां देख लेंगे। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा समुद्री पुल है, ये यहाँ पे आंसर गलत लग गया है, अटल सेतु है। इसको ध्यान में रखना है, आंसर ये थोड़ा सा एनिमेशन में गलत आ गया है, अटल सेतु है। और इसका जो उद्घाटन हुआ है ये कल ही हुआ है, प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है 12 जनवरी को, जब युवा दिवस था। ठीक है, इसका दूसरा नाम आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, दूसरा नाम जरूर याद रखना, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है और 21.8 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और ये मुंबई और नवी मुंबई जो है उसको जोड़ेगा। और ये देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है और दुनिया का सबसे 12वां समुद्री पुल, लंबा समुद्री पुल माना जाएगा। लगभग 16.5 किलोमीटर ये समुद्री लिंक से है और 5.5 किलोमीटर ये जो है जमीन पे है। 6 लेन पुल है, दो और तीन लेन में। और क्योंकि ये जो पुल है आपका, अगला एक हो सकता कभी पूछ लिया जाए तो ये राजहंस संरक्षित क्षेत्र और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से होके गुजरता है। तो इसका लगभग 8.5 किलोमीटर का एरिया होगा, जो इसकी जो लंबाई होगी वहाँ पे किलोमीटर में। आपको वहाँ पर शोर किसी भी प्रकार का नहीं करना है, शोर अवरोध वहाँ पे स्थापित किए गए हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़े, बात करें इसके अलावा और अन्य कौन से पुल हैं, तो देखो बांद्रा वर्ली समुद्री लिंक, माहिम खाड़ी ये है, इसको राजीव गांधी समुद्र लिंक के नाम से भी जाना जाता है। इसके पहले सबसे लंबा पुल था भारत का और ये अरब सागर में है और इसमें 8 लेन से यातायात चलता। वहीं पे पंबन ब्रिज है, इसको इंदिरा गांधी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ये रामेश्वरम में है, जो हमारा पाक जलडमरू मध्य है उसके पास है, भारत की जो शेष भूमि से उससे जोड़ता है और लगभग 2.5 किलोमीटर का है ये पंबन ब्रिज। और पंबन रोड ब्रिज है, ये भी आपका वहीं पे है। ठीक है, इसके अलावा वाशी ब्रिज है, वाशी ब्रिज ये क्या कहते हैं ठाणे पे है, मुंबई और जो हमारी सीमा है उसको जोड़ता है। इसके बाद जो एरोली ब्रिज है ये भी मुंबई में है। आगे की तरफ बढ़े, सारे पुल तो मुंबई में है। आगे की तरफ बढ़े, अगला प्रश्न 6वां प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जारी किए गए हैं, तो इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का 80वां स्थान है। हालांकि रैंकिंग में सुधार हुआ है, पिछले वर्ष भारत इसमें 85 पोजीशन पे था। तो ये क्या है, ये जो पासपोर्ट इंडेक्स जारी किए जाते हैं कि कौन से देश का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं पावरफुल है, ये जारी किया जाता है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा वीज़ा को क्या किया जाता है, वीज़ा देश मुक्त करके रखते हैं लोग। ठीक है, तो बात करी जाए तो 2024 का जो हिनले पासपोर्ट इंडेक्स है, इसमें जो टॉप 6 कंट्रीज हैं उनमें आपका जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाले देश हैं, आपका फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, जापान और सिंगापुर है। और इन सभी देशों के जो पासपोर्ट होते हैं वहाँ पे 194 जो वहाँ के गंतव्य तक होते हैं वहाँ पे वीज़ा मुक्त मिलते हैं। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्टों में आप बात करो तो सीरिया है, इराक है, पाकिस्तान है, यमन है। ठीक है, और सबसे कम जो है अफगानिस्तान का है, 104वें नंबर पे है। भारत की बात करी जाए तो भारत जो है इसमें 80 पोजीशन पे है और भारत का जो पासपोर्ट है 62 देशों तक वीज़ा मुक्त रखा जाता है। तो यानी 62 देशों में हमारे पासपोर्ट को वीज़ा मुक्त रखा गया, वहाँ पे वीज़ा नहीं लगता है। तो ये वहाँ की क्या कहते हैं कि आपके उसके रिलेशंस पे भी होता है। हमारा विदेश मंत्रालय बहुत अच्छे से काम करता है उसमें। वहाँ से यदि हम वहाँ की इकोनॉमी यदि हमारे कारण चल रही होती है, जैसे बाकी के देश होते हैं, तो वो लोग वीज़ा नहीं लेते। और भी बहुत से कारक होते हैं, हमारे उनके साथ आर्थिक संबंध कैसे हैं, बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है। भारत के साथ उज्बेकिस्तान भी है जो हमारे साथ ही बराबरी पोजीशन पे है, पहले हमारा 85 पोजीशन थी। भारत की यदि बात करी जाए, देखो भारत में यदि आपका इंडोनेशिया जाते हो, ठीक है, थाईलैंड जाते हो, मॉरिशस, श्रीलंका, मालदीव, यहाँ पर जाते हो तो आपको वीज़ा नहीं लगता, आपका केवल पासपोर्ट लगेगा, आपको वीज़ा का वहाँ पे शुल्क नहीं देना होता। हाँ, बाकी की चीज़ें वहाँ पे जाने के बाद कॉस्टली हो जाती हैं, लेकिन ठीक है। इसी प्रकार से आगे की तरफ बढ़े, बात करें हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में, तो इसकी जो शुरुआत की थी डॉक्टर क्रिश्चियन एच केलिन के द्वारा की गई थी और इन्होंने पूरा एक आंकड़ा इकट्ठा किया था। जो ITA होता है यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन होता है, उसके आधार पे ये लोग आंकड़े इकट्ठे करते हैं, फिर गणना करते हैं और फिर देखते हैं कि मतलब सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है या लोग किधर की तरफ यात्रा कर रहे हैं और बिना पासपोर्ट के उधर की तरफ उनको कितना फ़ायदा मिल रहा है, जा रहे हैं। इन सब चीज़ों के आधार पर, गणना के आधार पर ये निकाला जाता है। और देखो वीज़ा मुक्त का अभी आपको समझ में आ गया होगा, वीज़ा मुक्त का मतलब क्या होता है कि जो देशों के नागरिक को पहले वीज़ा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, वे बिना वीज़ा के भी दूसरे देश में क्या कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। यानी आपको थाईलैंड, इंडोनेशिया जाना है तो आपको वीज़ा नहीं लगेगा, बस आपको पासपोर्ट अपना बनवाना पड़ेगा। आगे की तरफ बढ़े, मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में आज संख्या कम थी, 4 ही थी मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की। तो पहला प्रश्न ये है कि कुमारी प्राची यादव हैं,
इनको अभी क्या किया गया, अच्छे प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय युवा उत्सव जो कार्यक्रम मध्य प्रदेश में मनाया गया था उसमें इनको सम्मानित किया गया है। तो ये किस खेल से सम्मानित है, तो ये पैरा कैनोए से हैं और अभी हाल ही में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अभी जो युवा उत्सव कार्यक्रम कल मनाया गया 12 तारीख को, उसमें हमारे यहाँ का जो युवा मंत्रालय है उसके द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 1,50,00,000 की राशि का इनको चेक भेंट करके पुरस्कृत किया गया है। ये जो इतना बड़ा चेक होता है ये केवल दिखाने के लिए होता है, छोटा वाला चेक ही बैंक में लगता है। और ये अर्जुन अवार्डी हैं, अभी इनको 2 दिन पहले अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इन्होंने क्या है, इनकी जो उपलब्धि रही है, प्राची भारत की पहली एथलीट है जिन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक के लिए कोटा हासिल किया है। साथ ही इन्होंने जो ICF स्प्रिंट एंड पैरा केनो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है जर्मनी में हुई थी, वहाँ पे चौथा स्थान हासिल किया था। पेरिस पैरा ओलंपिक में भी इन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है। 2023 में हांगझू चीन में इन्होंने आयोजित चौथे पैरा एशियाई खेलों में 1 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक। समरकंद उज्बेकिस्तान में इन्होंने एशियाई पैरा केनो चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक। 2022 में पोलैंड में आयोजित ICF पैरा केनो विश्व कप में इन्होंने 1 कांस्य पदक हासिल किया है। वर्तमान में यदि बात करी जाए युवा कल्याण मंत्री, खेल युवा कल्याण मंत्री कौन है, तो काफी समय से सिंधिया जी रही हैं, अब वो नहीं है, अब श्री विश्वास सारंग है जिन्हें हम लोग पिछली सरकार में हेल्थ मिनिस्टर के रूप में जानते थे। ठीक है, ये राखी सबसे ज्यादा बंधवाने का इनका रिकॉर्ड भी है। कुमारी प्रीति रजक को किस क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय युवा उत्सव कार्यक्रम में सम्मानित किया गया है, तो इनको जो सम्मानित किया गया है शूटिंग के लिए किया गया है और सरकार की तरफ से इनको 50 लाख रुपए राशि का चेक भेंट किया गया है। और इनकी उपलब्धि ये है कि वर्तमान में ये प्रीति रजक भारतीय सेना में सबसे कम उम्र की शूटर है। ठीक है, और ये हमारे यहाँ की निशानेबाज है। 2023 जो अभी एशियाई खेल थे वहाँ पे इन्होंने रजत पदक हासिल किया है। रहने वाली नर्मदापुरम में इटारसी की हैं और ये शूटिंग से जुड़ी, जर्मनी में जो विश्व कप हुआ था वहाँ पे इन्होंने भी रजत पदक हासिल किया था। और 2019 में इन्होंने एक ही सीजन में टीमों के 3 रजत पदक जीते थे। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 9 है, प्रदेश में महिला सशक्तिकरण सप्ताह मनाया जा रहा है, ये कब से कब तक मनाया जाएगा, तो ये मनाया जाएगा 10 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक। कुछ विशेष गतिविधियां होंगी महिलाओं से संबंधित, जो भी 1 स्टॉप सेंटर होते हैं इनके, और जो इनके बारे में जो समस्याएं जा रही हैं, सरकार की जो योजनाएं चल रही महिला एवं बाल विकास की, उन सब से जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनको इनके पास तक तीव्र गति से पहुंचाया जाएगा। सरकार मना रही है मकर संक्रांति पर्व कब से कब तक, 10 से 15 जनवरी तक। महिला सशक्तिकरण कब से कब मनाया जा रहा है, 10 से 15 जनवरी तक। ये याद रखना है क्योंकि पूछ लिए जाते हैं। 12 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद की जयंती है, तो युवा दिवस के रूप में हमारे यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, सामूहिक राज्य स्तरीय युवा कार्यक्रम हुआ था, सूर्य नमस्कार हुआ था, वो भोपाल में हुआ है। आपसे पूछा जाए महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, तो श्रीमती सुश्री निर्मला भूरिया है। नाम धीरे धीरे आप सभी को मंत्रियों की याद हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न हमारा, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो राज्य पिछड़ा वर्ग के जो वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर रामकृष्ण कुशमरिया है। इनका आप देख लेंगे चेहरा, याद रखेंगे। इसके पहले जो थे वो थे आपके गौरी शंकर बिसेन। इनकी अभी हाल ही में इन्होंने अपना पद, जो इनका जो विभाग मंत्रालय है उसमें जाके पदभार ग्रहण किया है। और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में आपको सभी को पता है कि जो भी हमारे पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए सरकार जो जितनी भी योजनाएं चलती, सामाजिक कार्य चलते हैं और जो अनुसूची या जो जातियों की सूचियां बनती हैं उसमें किनका नाम जोड़ना है, विलोपित करना, इसकी अनुशंसा वो क्या करता है, राज्य शासन को भेजता है। ठीक है, और राज्य स्तरीय पिछड़ा वर्ग आयोग की यदि बात की जाए तो गठन कब किया गया था, तो राज्य स्तरीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन किया गया था 13 मार्च 1993 को किया गया था। अभी हाल ही में एक संशोधन अधिनियम आया 2021, ये लागू हुआ है 3 अप्रैल 2021 को। ठीक है, तो इसमें हमारे यहाँ जो मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम चल रहा है 1995, उसमें क्या किया गया है, संशोधन किया गया है। हमने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था कि ग्वालियर में पैदा हुए विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं और इनके नाम पे एक एल्गोरिथम है, इसका नाम क्या है। आप सभी का रिस्पांस बहुत अच्छा था। पिछले दिनों से हमारे करंट अफेयर्स में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रही है, आप लोगों का जो योगदान है वो बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार से आप लोग सहयोग करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारी जो कोशिश है कि इस महीने हम एक अच्छी संख्या के साथ आप सबसे जुड़ पाएं, आप सब लोग का ज़्यादा प्यार मिले। तो एक बार शेयर जरूर करा करें यदि आपको करंट अफेयर पसंद आता है। PDF हम इसकी अलग से देते हैं वो टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग दोपहर के बाद देखा करें, 12 बजे के बाद वो उपलब्ध रहती, तो आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एक बार वीडियो देखने के बाद। ठीक है, PDF में जो कंटेंट हमारा फोकस रहता है वो रहता है कि हम उस पर मेंस से रिलेटेड, क्योंकि यदि इसमें करंट अफेयर में यदि हम ज़्यादा कंटेंट डालने लगेंगे
तो करंट अफेयर थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है, हम बहुत कुछ नहीं कवर कर पाएंगे और वो लंबा खिंच सकता है। इसलिए पीडीएफ में पूरा एक प्रॉपर आपके मेंस पर्पज से भी क्या कंटेंट रहना चाहिए, क्या ज़रूरत हो सकती है, तो उसको भी उसमें सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं। तो इस बार का जो अच्छा उत्तर दिया है आप लोगों ने, 3 लोगों के थे उत्तर, एक का मैं सम्मिलित नहीं कर पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और इस अभी जो है अमित पांडे हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा आंसर लिखा, थोड़ा सा डाटा ज़्यादा हो गया, लेकिन वो मैटर नहीं करता। हमारे लिए मैटर ये करता है कि आज हम, ठीक है, नरेंद्र कर्माकर के बारे में कितना कुछ जानने वाले हैं कि इनका नरेंद्र कृष्ण कर्माकर इनका पूरा नाम है, ग्वालियर में इनका बर्थ हुआ था, ठीक है। कर्माकर एल्गोरिथम का इन्होंने डिस्कवर किया है और ठीक है, बीटेक है आईटी बॉम्बे से, फिर इसके बाद बाकी की पीएचडी भी की इन्होंने, एमएस भी किया हुआ है और इन्होंने बेल लेबोरेटरी और प्रिंसेटन साइंटिफिक एडवाइजर टाटा ग्रुप में ये रहे हैं और एमआईटी में प्रोफेसर है। एमआईटी में प्रोफेसर होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इनको अवार्ड्स मिले हैं, इनको पेरिस कैलवेकिस अवार्ड मिला हुआ है, फुल्करसन प्राइज मिला हुआ है, गोल्डन प्लेट अवार्ड भी इनको यूएस प्रेसिडेंट 1985 में मिला हुआ है, ठीक है। और इस समय जो है ये गोलेस और जियोमेट्री में ये रिसर्च कर रहे हैं, साथ में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर मैथमेटिक्स आईआईटी बॉम्बे में है। इसके अलावा अरविंद पटेल का आंसर था कि नरेंद्र कर्माकर एल्गोरिथम ग्वालियर से हैं और भारत, ठीक है, ग्वालियर के बारे में उन्होंने बताया था कि भाई यहाँ पे जिब्राल्टर लिख दिया था, जिब्राल्टर लिखना चाह रहे थे, कोई बात नहीं, किलो का मोती है। और ग्वालियर को संगीत राजधानी है, संगीत धानी भी बोला जाता है, यूनेस्को में भी इसको शामिल भी किया गया है, ठीक है। तो ग्वालियर के बारे में भी इन्होंने जानकारी दी थी। आप सभी के उत्तर बहुत अच्छे रहे हैं और आशा करता हूं अब संख्या धीरे धीरे आंसर्स देने वालों की बढ़ेगी। थोड़ा सा आप लोगों से सपोर्ट ये रहेगा कि आप जब इनके आंसर पढ़ते हैं, कमेंट पढ़ते हैं, तो ये जो लाइक वाली बटन है इनके लिए ज़रूर सपोर्ट करा करें, क्योंकि बहुत अच्छे फैक्ट्स आपको ये बैठे बैठाए उपलब्ध करा रहे हैं। तो हमारे साथी, हमारे मित्र हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सभी को इनके आंसर्स को पढ़ने के बाद लाइक जरूर करना है और साथ ही साथ जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उसका नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में 3 से 4 बातें, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन उससे हमारे नॉलेज में बहुत सारी, धीरे धीरे हम एक बोलते हैं ना कि अपन एक चींटी की तरह धीरे धीरे चलते हुए लोग पहाड़ खड़ा कर लेते हैं, पता नहीं चलता है। तो आप सभी को पार्टिसिपेट करना है। थोड़ा समय इसलिए क्योंकि संडे को हमारा करंट अफेयर ऑफ रहेगा, मंडे टू सैटरडे हम सभी का करंट अफेयर रहेगा। तो आप सभी लोगों को इसका उत्तर देना है कि मध्य प्रदेश में पैदा हुए हैं, हिंदी के लेखक हैं, जैन धर्म के विद्वान हैं, वो कौन है, उनके बारे में 3 से 4 बातें बढ़िया सी आप सभी को कमेंट करके बतानी है। जिनके आंसर्स अच्छे होंगे एग्जाम गुरु जिनको हार्ट देगा, जिनका आंसर थोड़ा सा हमारे लिए एक अच्छा आंसर होगा जिसमें हमें कुछ जानकारी और एक्स्ट्रा मिल रही है, उसको एग्जाम गुरु जी पिन कर देता है। आप सभी को वो आंसर जरूर पढ़ने हैं और विश्वास मानिए आप धीरे धीरे कितना कुछ नॉलेज हम कवर कर ले जाएंगे, हम सभी को पता भी नहीं चलेगा। और साथ ही साथ हमारे अंदर एक सटीक उत्तर लिखने की 3 और 5 मार्कर की एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो करंट अफेयर्स पसंद आता है, छोटा सा 2 सेकंड का काम होता है, एक व्यक्ति जरूर शेयर करें, शेयर करेंगे तो 2 लोगों तक जानकारी पहुंचेगी, तो सपोर्ट जरूर करें। करंट अफेयर पसंद आता है तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, अपने एक दोस्त को जरूर शेयर करें। हमारी और आपकी मुलाकात अब सोमवार को होगी और कोशिश हमारी ये है कि अब हम एक अच्छा करंट अफेयर और साथ में पैरेलल इसके चालू करें। आप सभी के लिए वो कोशिश चल रही है, जल्दी उसको हम पूरा करेंगे। फिर मुलाकात होती, पढ़ाई जोरदार करके रखिए, समय बिल्कुल नहीं है, अप्रैल में आपके एग्जाम है, मार्च में आपका मेंस है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।